दोस्तों हाल ही में मैंने अजमाई नाम की एक लीगल कोर्ट ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एसपी सुब्रमण्यम जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.9 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है एक बाप और बेटे की और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की। एक पिता जो अपने बेटे को पढ़ लिख कर उसे डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन इस डॉक्टर बनने के सफर में उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज की फी, ट्यूशन की फी, एंट्रेंस का एग्जाम और आखिरकार अदालत का मुकदमा। इन सारी परेशानियों से एक बाप और बेटा कैसे लड़ते हैं और क्या आखिर में उन्हें उनकी मंजिल मिलती है या फिर उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं, यही देखेंगे हम आज की फील गुड मूवी में। इस मूवी को देखने के बाद सच में हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और न्याय का मामला किस तरह से आउटडेटेड होता जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये कहानी आपको समाज में क्या चल रहा है इसका रियलिटी चेक देती है। इसलिए दोस्तों मूवी का क्लाइमैक्स मिस मत करना। अच्छे रेटिंग के साथ ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का आता है और कांस्टेबल उससे पूछता है कि बताओ बेटे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम किसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आए हो। वो लड़का गुस्से से कहता है कि सरकार के खिलाफ। और ये बात सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर मानिक वहाँ पर पहुँचता है और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के ने कांस्टेबल की गन छीन ली थी। वो लड़का कहता है कि पहले मेरी कंप्लेंट लिखो वरना मैं खुद को मार दूंगा। इंस्पेक्टर मानिक उसे कहता है कि बेटा शांत हो जाओ और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फेस्टिवल चल रहा होता है जहाँ पर कुछ लोग नाटक कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक आदमी का नाम होता है शंकर और शंकर बहुत ही एंजॉय करते हुए उस नाटक को परफॉर्म कर रहा होता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अरे शंकर खुशखबरी है, तुम्हें बेटा हुआ है। तो अब ये खबर सुनते ही शंकर तुरंत ही वहाँ से दौड़कर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी सरिता ने एक प्यारे से लड़के को जन्म दे दिया था। अब अपने बेटे को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पालने लगते हैं और यहाँ पर शंकर अपने बेटे का नाम रखता है अरुण। इसी दरमियान उनको एक और बेटी होती है जिसका नाम होता है रेखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकर एक किसान है और वो फूलों की खेती करता है। इसी तरह से इन लोगों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीत रही होती है। उनके दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और स्कूल भी जाने लगते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं गांव में एक शादी होती है और शंकर अपने बेटे अरुण के साथ वहां पर डांस कर रहा होता है। तभी वहां पर सरिता आती है और उन दोनों को मारपीट कर वहां से भगा देती है। यहाँ रात को हम देखते हैं वो अपने बेटे अरुण को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगती है क्योंकि वो अरुण को नाच गाना करने से मना कर रही थी। तभी वहां पर शंकर आता है और सरिता को रोकता है। सरिता उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया है। मैंने तुम्हें अरुण को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो उसे लोकल स्कूल में डाल दिया। तुम्हारे साथ रहकर उसका पढ़ाई में जरा सा भी ध्यान नहीं है। ये देखो उसके पिछले एग्जाम के मार्क्स। अगर मेरा बेटा तुम्हारी तरह नाटक करता रहा ना तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को नाच गाना मत सिखाओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शंकर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद ये सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शंकर अपने नाटक के सारे ड्रेसेस को जला देता है। उसका परिवार बाहर आकर देखता है तो सरिता उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शंकर कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने तो हमारे बेटे के भलाई के लिए बोला था ना। ऐसा कहकर अब ये लोग शांति से बैठकर खाना खाते हैं। अब उसके अगले दिन से ही अरुण अच्छी तरीके से पढ़ाई करने लगता है, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने लगता है। उसके सभी परिवार वाले खुश होते हैं, उसको पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं। अब देखते ही देखते अरुण बड़ा हो जाता है और 10वीं कक्षा में आ जाता है। 10वीं में वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करके अपने सारे एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करता है। अब उसके कुछ दिनों बाद जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट आता है तो शंकर के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी और यहाँ पर उसके स्कूल के टीचर आकर कहते हैं कि हमारा अरुण डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है, आपके बेटे ने हमारे स्कूल का, इस गाँव का और आपका नाम रोशन किया है। और अब ये खबर सुनकर शंकर और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे वो रंग लाई। अब इतने में यहाँ पर मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे। वो अरुण से पूछते हैं कि अब आगे तुम क्या पढ़ाई करना चाहते हो, और इस न्यूज को सभी लोगों की टीवी पर दिखाया जा रहा था। अरुण कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग अरुण की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और अरुण की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। उसे हार वगैरह पहनाकर कहता है कि हमारा कॉलेज शहर के टॉप कॉलेज में से एक है, इसलिए तुम्हें हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। हम तुम्हारे आगे की पढ़ाई मुफ्त में करा कर देंगे। ऐसा कहकर वो अपने एक आदमी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो वो आदमी अरुण को उस कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए कहता है।
अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर शंकर कहता है कि ठीक है सर, हम आपको सोच कर बताएंगे। वो क्या है ना, मेरा बेटा लोकल स्कूल में पढ़ा है और अगर वो डायरेक्ट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो उसकी पढ़ाई पर असर होगा और उसे थोड़ी दिक्कत भी होगी। लेकिन वो आदमी कहता है कि हमारे कॉलेज में आपके बेटे को फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है और वैसे भी हमारे कॉलेज में 2 दिन के बाद ही सभी स्कूल के बच्चे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी शंकर कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत सोचकर ही बताएंगे। अब इसी बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब उसके अगले दिन शंकर के घर के पास एक कांस्टेबल आता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। ये देखकर उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर मानिक की। मानिक अंदर आकर अपने केबिन में बैठता है और यहाँ पर एमएलए भी आया होता है। अब कल जिस कॉलेज के लोगों के साथ शंकर का झगड़ा हुआ था, उस कॉलेज का एमएलए ट्रस्टी होता है। यहाँ पर एमएलए इंस्पेक्टर मानिक से कहता है कि मेरे लोग शंकर के बेटे अरुण को फ्री में पढ़ाई की शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे आदमियों के साथ मारपीट की। उस शंकर को जेल के अंदर डाल दो और उसके बेटे को कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। मैंने मेरे वकील के साथ मिलकर सारे कागजात तैयार किए हैं। उनके ऊपर जितनी भी धाराएं लगनी है वो इस पेपर में है। आप बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए और उन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। इंस्पेक्टर मानिक कहता है कि हाँ, जरा आप शांत रहिए। शंकर का बेटा अरुण डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है, इसलिए आपके लोग उसे अपने कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते हैं। इससे तो सिर्फ आपके ही कॉलेज का फायदा होगा ना। और रही बात शंकर के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाने की, तो उल्टा शंकर ही आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, जैसा कि आपके लोगों ने उनके घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा किया, जबरदस्ती से उनके बेटे को अपने कॉलेज में एडमिशन दिलाने की कोशिश की, लोगों के सामने उनकी मानहानि की। और अगर ये सारे चार्जेस मैं आपके ऊपर लगाऊंगा तो आपको ही जेल के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस मैटर को यहीं पर छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए। तो अब एमएलए कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप वहां से अपने आदमियों के साथ घर पर चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर शंकर और उसका परिवार ऑफिसर मानिक का दिल से शुक्रिया अदा करता है। मानिक कहता है कि कोई बात नहीं, यह तो हमारा फर्ज है। अब उसके कुछ दिन बाद अरुण कॉलेज जाने लगता है और यहाँ पर शंकर अपने खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है ताकि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे जुटा सके। एक दिन वो अपने खेत के फूल लेकर रेगुलर जहाँ पर फूल की सप्लाई करता है वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर उसका मालिक अपने बेटे को ट्यूशन की फीस के पैसे दे रहा होता है। और यहाँ पर वो आदमी शंकर से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी तुम्हें उसे ट्यूशन में डाल देना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे तो होशियार होते हैं लेकिन आखिर में 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन होने से रह जाता है। अब ये बात सुनने के बाद शंकर सोचता है कि अब ट्यूशन में डालना होगा तो पैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए वहाँ के सबसे बड़े ट्यूशन में दाखिला लेने के लिए जाता है। अब वो लोग अरुण की मार्कशीट देखकर कहते हैं कि अरे आपका बेटा अरुण तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए हम आपके बेटे के लिए 20,000 रुपए कम करते हैं। आपको हमारे ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अब इतने सारे पैसे सुनकर शंकर तो टेंशन में आ जाता है। कहता है कि सर मैं एक किसान हूँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, आप फीस थोड़ी सी कम कीजिए। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आपके बेटे को देखकर हमने पहले ही 20,000 रुपए कम किए हैं। अब उसके बाद शंकर अपने खेत को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता है और अपने बेटे को उस ट्यूशन में डाल देता है। अब उसके बाद उसका बेटा अरुण और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगता है। यहाँ इस तरफ शंकर भी अपने खेत में खूब मेहनत करता है। ऐसे ही एक दिन जब वो घर पर आकर टीवी देख रहा होता है तो वहाँ पर न्यूज में बच्चों की आत्महत्या के बारे में बताया जाता है। मतलब कि कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाए, कुछ लोग तो एग्जाम ही नहीं दे पाए, कुछ बच्चों को एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए उन लड़कों ने आत्महत्या कर ली। अब ये खबर सुनने के बाद शंकर डर जाता है, सोचता है कि कहीं उसका बेटा निराश होकर ऐसा कदम न उठा ले। इसलिए अब वो अपने बेटे अरुण का और भी अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। अब उनके घर में जो फैन होता है वो उसे निकाल कर टेबल फैन लगवा लेता है। घर के पास जो कुआं होता है उसे रिंगन डालकर ढक देता है ताकि कोई भी आत्महत्या ना कर पाए। अब उसके बाद टीवी न्यूज पर यह खबर आती है कि मेडिकल एग्जाम की डेट आ चुकी है और उसके लिए स्टूडेंट ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। इसलिए अब शंकर और अरुण तुरंत ही फॉर्म भरने के लिए साइबर सेल जाते हैं। वहाँ पर अच्छी तरीके से फॉर्म भरने के बाद ये लोग एग्जाम सेंटर तमिलनाडु के पास में रखते हैं और उसके बाद जब ये लोग उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि तमिलनाडु नहीं बल्कि राजस्थान में जयपुर का एग्जाम सेंटर मिला है। अब ये बात पढ़कर वो लोग तो दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर पास में नहीं मिला था, वो तो बहुत दूर मिला था। अरुण कहता है कि क्या मैं एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाऊंगा। शंकर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कैसे भी करके एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे। अब उसके बाद ये लोग तैयारी वगैरह करके जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जाते वक्त उन्हें शिवानी नाम की एक लड़की और उसकी माँ मिलती है और ये लोग भी जयपुर एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, इसलिए अब ये लोग भी उनके साथ ही जाने लगते हैं। अब ये लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, इसलिए सफर बहुत ही लंबा होता है, लगभग 2-3 दिन का। तो यहाँ पर ट्रेन में अरुण और शिवानी पढ़ाई करते हैं
शंकर यहाँ पर ठीक से सो नहीं पाता, अपने बेटे पर ध्यान रखते रहता है। और यहाँ पर ट्रेन का डब्बा बहुत ही ज्यादा लोगों से भरा हुआ होता है। वहाँ पर थोड़ी भी जगह नहीं थी और उन्हें बैठने में दिक्कत भी हो रही थी। सीट न मिलने की वजह से वो लोग नीचे ही बैठ जाते हैं। अब वहाँ से आने जाते वक्त कुछ लोगों के तो उन्हें पैर भी लग रहे थे। इस तरह से ये लोग बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए फाइनली जयपुर पहुंच जाते हैं। फिर वहां से तुरंत ही रिक्शा पकड़कर उस एग्जाम सेंटर जाने लगते हैं। यहाँ इस तरफ हम उस एग्जाम सेंटर कॉलेज को देखते हैं और यहाँ पर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आए थे। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट की बहुत ही अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। मतलब कि उन्हें कुछ ज्यादा ही चेक किया जाता है। उनके आंखों को, बालों को, शर्ट के अंदर, पैर के जूते के अंदर कोई कॉपी मिलती है नहीं, ये देखा जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट को अंदर भेजा जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचने में देर भी हो जाती है। अब यहाँ पर उस एग्जाम सेंटर के कॉलेज के नाम से दो कॉलेजेस होते हैं, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का। और एग्जाम सेंटर गर्ल्स के कॉलेज में होता है, लेकिन गलती से ये लोग बॉयज के कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ का वॉचमैन बताता है कि वो एग्जाम दूसरी जगह पर है। तो जैसे तैसे करके फाइनली ये लोग एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग गेट बंद करने ही वाले थे, लेकिन शंकर दौड़कर वहाँ पर जाता है और गेट बंद करने के लिए रोकता है। वो उन लोगों के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज हमारे बच्चों को अंदर जाने दीजिए। फिर अरुण और शिवानी तुरंत ही अंदर चले जाते हैं और उन दोनों की चेकिंग होती है और उसके बाद वो दोनों एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट को एग्जाम देने ही नहीं मिलता, कुछ न कुछ फॉल्ट निकाल कर उन्हें बाहर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलेज के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स बैठे होते हैं। यहाँ पर शंकर और शिवानी की माँ भी बैठ जाते हैं। अब इन लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था और शंकर ने तो पूरी तरीके से नींद भी नहीं ली थी। अब यहाँ पर शंकर थोड़ी देर के लिए झपकी लेता है, लेकिन उसे फिर से वही आत्महत्या की बात याद आती है, इसलिए वो तुरंत ही उठ जाता है। उसके बाद वो शिवानी की माँ से कहता है कि अब थोड़ी देर के बाद बच्चे बाहर निकलेंगे, इसलिए मैं उनके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। अब यहाँ आसपास देखने पर कोई भी खाने की दुकान नहीं थी, तो शंकर को चलकर थोड़ी दूर जाना पड़ता है। वह दुकान ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं। अचानक उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पंप होने की वजह से शंकर की वही रास्ते पर मौत हो जाती है। अब वहाँ पर मौजूद एक आदमी और ट्रैफिक पुलिस तुरंत ही उसे देखते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। अब यहाँ एग्जाम हॉल से अरुण बाहर निकलता है तो यहाँ पर उसके पिताजी उसे दिखाई नहीं देते। शिवानी की माँ से पूछने पर वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आता है और तभी उसे अपने पिता का चप्पल दिखाई देता है। चप्पल को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और तभी वहाँ पर वो आदमी आकर उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये बात जानकर अरुण बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखने वाले उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार सरकार को मानने लगता है। दरअसल यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि शंकर की मौत बहुत ही स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है और नींद और भूख से रहने की वजह से भी। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, इसलिए उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद शंकर की लाश को उसके गांव में लाया जाता है और उसका पूरा परिवार यहाँ पर फुट फुट कर रोने लगता है। गांव के सभी लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि शंकर एक बहुत ही अच्छा आदमी था। फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अरुण गुस्से में पुलिस स्टेशन आता है और सरकार के खिलाफ कंप्लेंट लिखने के लिए कहता है। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर मानिक कहता है कि ठीक है कांस्टेबल, सरकार के खिलाफ कंप्लेंट लिखना शुरू कर दो। एग्जाम सेंटर का लोकेशन बदलने से लेकर रेलवे स्टेशन और एग्जाम जिस सेंटर में था उस कॉलेज का स्टाफ, वहां तक जितने भी लोग शामिल है उन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करो। अब उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी इंस्पेक्टर मानिक को यह केस छोड़ने के लिए कहते हैं, वरना उसे सस्पेंड किया जाएगा। तो मानिक को पहले से इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने खुद से ही अपना सस्पेंशन लेटर ले लिया और अब वो खुद ही वकील बनकर इस केस को लड़ने का डिसाइड करता है। अब उसके बाद ये केस कोर्ट में चला जाता है और वकालत शुरू हो जाती है। वकील पीपी कहता है कि सर, ये केस बस अदालत का समय गंवाने के लिए है। शंकर की मौत एक नेचुरल डेथ है, ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। तमिलनाडु से राजस्थान बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए थे, उन लोगों को तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, तो एक लड़के के कहने पर हम कैसे इस केस को दर्ज कर सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि उसके पिताजी की मौत हो गई है और इसके लिए उन्हें सरकार से 3 लाख रुपए भी मिले हैं। फिर मानिक कहता है कि अगर सरकार की कोई गलती नहीं है तो सरकार ने उसके परिवार को 3 लाख रुपए क्यों दिए और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा। मेरे क्लाइंट को यहाँ से बहुत दूर का एग्जाम सेंटर मिला, रास्ते में उनके पास टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से उन्हें बहुत ही दिक्कत भरी हालत में जाना पड़ा और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर उसका बेटा पास नहीं हुआ तो उसके लाइफ में आगे क्या होगा। यही सब बातें सोचने की वजह से शंकर का मेंटल प्रेशर बढ़ गया था। वकील पीपी कहता है कि जज साहब, अगर सड़क पर मरने वाले कुत्ते के लिए लोग कंप्लेंट करने लगे तो फिर तो हो गया कल्याण समझो। अब उसके बाद कटघरे में अरुण आकर कहता है कि वकील साहब, वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे बहुत ही मेहनत से पाला है, खेती बेचकर पढ़ाया है।
और आज उनकी इंडिया में जो सिस्टम है उसकी वजह से मौत हो गई। ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद माणिक कहता है कि सर, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। आज हमारे सामने एक बच्चा आया है जिसने कोर्ट में कंप्लेंट की है। पता नहीं ऐसे कितने स्टूडेंट को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हमें इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, तभी परिवर्तन संभव है। अब ब्रेक होने के बाद फिर से अदालत शुरू हो जाती है और यहाँ पर जज बताते हैं कि इस मेडिकल एग्जाम में सिर्फ अरुण को ही परेशानी हुई है, ऐसे एक ही कंप्लेंट आई है। अगर इसी तरह से 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद ही हम इस केस को अदालत में दर्ज करेंगे, वरना इस केस को खारिज किया जाएगा और इसके लिए कोर्ट आपको 3 दिन का टाइम देती है। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं कि अरुण माणिक के साथ मिलकर एक लेटर लिखता है जिसमें उसने एग्जाम देते हुए जितनी परेशानी हुई थी, अगर उसी तरह की परेशानी किसी और स्टूडेंट को हुई है तो वो स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट करे, ऐसा लिखा होता है। और वो ये मेल पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। उसके बाद मानिक अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तमिलनाडु के सभी कॉलेज के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करता है और उन सभी लोगों को मेल्स भेज देता है। थोड़ी देर के बाद देखने पर उन्हें सिर्फ 15 ही स्टूडेंट के मेल आते हैं और उसके अगले दिन जब ये लोग कोर्ट में किसी काम से जाते हैं तभी वहाँ पर अरुण को शिवानी और उसकी माँ दिखाई देती है। ये लोग उसके पास जाते हैं और शिवानी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा मेल देखा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर तुरंत ही आ गई। हमारे जैसे और भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए मैं उनसे मिलवाती हूँ। और दोस्तों वहाँ पर जाकर देखने पर 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट अपनी कंप्लेंट लेकर आए हुए थे। तो उन सभी लोगों को देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और वो स्टूडेंट अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हमें इंसाफ मिलना ही चाहिए। अब उसके बाद जज साहब कोर्ट के बाहर अदालत लगाते हैं, फिर सभी स्टूडेंट की समस्या सुनते हैं और लास्ट में बताते हैं कि इस केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस मामले से जुड़े हुए सभी ऑफिसरों को कोर्ट में आना होगा। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स, ये सभी लोग अपने अपने समस्या बताते हैं। उसके बाद माणिक जज बनकर सब कुछ डाटा दिखाता है कि किस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से लाखों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। कॉलेज इतने सारे पैसे मांगती है और पैसे भरने के बावजूद भी स्टूडेंट को बाहर कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है। तो पहले तो ऐसे सर लोगों की भर्ती करिए जिन्हें अपनी फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो और बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है ये उन्हें आता हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले यही बदलाव करना चाहिए ताकि लोग कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़े और ट्यूशन में कम जाए ताकि उनके पैसे बच सके। अब मेडिकल एग्जाम में तो हजारों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से तो कुछ गिने चुने ही लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो लोग एग्जाम दे ना पाए तो इसके लिए हम उन्हें एक फॉर्म भरने की इजाजत दे सकते हैं जिससे कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। अब उसके बाद कोर्ट में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने वाले ऑफिसर को बुलाया जाता है। माणिक उससे सवाल पूछता है कि सर ये एग्जाम हर साल होती है, ये तो आपको पता है ना, लेकिन इसके बावजूद भी आपने तमिलनाडु में स्टूडेंट के लिए एक भी सेंटर नहीं बनवाया जो यहाँ के स्टूडेंट को बाहर के स्टेट में जाने की जरूरत पड़ गई। तो ऑफिसर कहने लगता है कि सरकार हमें जितना बजट देती है हम उतनी ही जगह अरेंज कर पाते हैं। एग्जाम के पहले सीट की अरेंजमेंट नहीं की गई थी, इसीलिए हमने बहुत सारे स्टूडेंट को दूसरे स्टेट में भेज दिया। माणिक कहता है कि देखिए जज साहब, ये तो इन लोगों की लापरवाही है और ये वही लोग हैं जो महीने के 2 से 3 लाख रुपए पगार लेते हैं और गरीब बच्चों को इनकी कॉलेज की फीस भरने के बाद मिलती है सिर्फ निराशा। मेरा मानना तो यह है कि इन जैसे ऑफिसर को आजीवन कारावास की सजा सुनानी चाहिए। ये बात सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, इसमें तो सरकार की गलती है। मिनिस्टर के पास से जब हमारे पास बजट आएगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे ना। तो माणिक कहता है कि ये सभी पॉलिटिशियन हमारे समाज के सेवक होते हैं, वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़कर आते हैं, लेकिन उसके बाद जनता का क्या हुआ ये मुड़कर भी नहीं देखते। पहले तो हमें उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखनी चाहिए। अगर वो जनता के सेवक है तो उन्हें कटघरे में खड़ा करके सवाल जवाब पूछना चाहिए, और अगर वो सच में जनता की मदद करना चाहते हैं ना तो वो यहाँ कोर्ट में जरूर आएंगे। ये बात सुनकर वकील पीपी कहता है कि वो लोग बहुत बड़े ऑफिसर है, ऐसे कैसे अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि ये मामला बहुत ही संगीन है, इसमें जितने भी लोग शामिल है उन सभी लोगों को आना ही होगा, भले ही वो मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अब उसके बाद मिनिस्टर को भी कोर्ट में आने का आदेश दे दिया जाता है और कोर्ट को अगली तारीख दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मीडिया वाले तुरंत ही मिनिस्टर के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले मिनिस्टर से कहते हैं कि सर, आपके खिलाफ तो 3000 स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मिनिस्टर कहता है कि उसके बारे में मैं कोर्ट में बताऊंगा और हो सकता है कि यह हमें फंसाने के लिए अपोजिशन पार्टी की कोई चाल हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगली कोर्ट सुनवाई में अभिजीत नाम का कोई दूसरा वकील आता है। वो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बताता है कि 2 साल पहले मानिक जब पुलिस इंस्पेक्टर था तब उसने एक गुंडे का सीधे सीधे एनकाउंटर कर दिया। कल ही उस गुंडे की पत्नी ने मानिक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
इसलिए मानिक अब कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, उसे जेल जाना होगा। इस तरह से कुछ कांस्टेबल वहाँ पर आकर मानिक को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जज साहब पूछते हैं कि बताओ अरुण, तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? अरुण कहता है कि मैं खुद लड़ूंगा। उसके बाद अरुण मिनिस्टर से सवाल जवाब पूछने लगता है। लोगों की सेवा करने वाले आपने हमारे स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम सेंटर क्यों नहीं बनवाया? मिनिस्टर कहता है कि हमारे ऊपर भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब हमें मदद मिलेगी तो उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। जज कहते हैं कि तो इसके बारे में आपको पहले से सोचना चाहिए था कि स्टूडेंट के ऊपर ऐसी मुसीबत आने वाली है, तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर अरुण मिनिस्टर से कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं? क्रिकेट मैचेस के बड़े बड़े स्टेडियम बनाने के लिए आपके पास पैसे है और एग्जाम सेंटर बनाने के लिए आपके स्टेट के पास पैसे नहीं है। अगर आप एग्जाम सेंटर दूसरे स्टेट में रख सकते हो ना, तो स्टूडेंट को वहां तक पहुंचने का इंतजाम भी आपको करना चाहिए था। हम लोग कितनी मुश्किल से ट्रैवल करके एग्जाम देने के लिए गए। जब इलेक्शन आता है, जो मशीन पासी वाले एरिया में रखते हैं, वही मशीन अगर यहाँ से दिल्ली में लगा दी जाए तो बताइए आपको वोट कौन देगा? हम बिना सोए बिना कुछ खाए एग्जाम देने के लिए गए। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे हालत में एग्जाम देने के लिए भेजेंगे? नहीं ना। और ये बात सुनकर मिनिस्टर तो चुप ही हो जाता है। मतलब कि सभी लोग लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, किसी को भी जन कल्याण की पड़ी नहीं है। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि लोगों की समस्या दूर करने की कैपेबिलिटी आप में नहीं है, तो उनके ऊपर राज करने का भी आपको कोई हक नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। अब उसके बाद कोर्ट को अगली तारीख दी जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस एनकाउंटर में मारे गए गुंडे की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, हमें वो कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। वो मानिक सर हम जैसे बच्चों के लिए ही केस लड़ रहे हैं। और अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर वो महिला अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। इसलिए मानिक को फिर से जेल से रिहा किया जाता है और उसकी अगली तारीख मानिक कोर्ट में आकर अपना केस लड़ने लगता है। मानिक यहाँ पर एग्जाम सेंटर वाले चेकिंग डिपार्टमेंट की महिला को बुलाकर पूछता है कि मैडम, हम फोटो में देख पा रहे हैं कि आप और आपके लोग वहाँ पर चेकिंग नहीं है बल्कि हैरेसमेंट कर रहे हो। ऐसा भी कोई स्टूडेंट के साथ करता है भला? उनके बालों के अंदर देखना, उनके कपड़े फाड़ कर देखना, आंखों में झांक कर देखना या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को चेक करना, इन सब से स्टूडेंट को कितनी परेशानी होती है पता है आपको? उसके बाद वो महिला कहती है कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे माइक्रो डिवाइस पे आ गए हैं और उन डिवाइस को लेकर बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, इसलिए हमें इस तरह से चेकिंग करनी पड़ती है। लेकिन मानिक कहता है कि ये तो एक तरह का अब्यूजमेंट है। अब उसके बाद तमिलनाडु में बच्चों का सिलेबस तय करने वाले ऑफिसर को बुलाया जाता है। मानिक उन्हें बताता है कि आपने जो भी सिलेबस तय किया है वो अप टू डेट नहीं है, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है। आपको कमेटी फिर से बिठाकर एक नए सिलेबस की घटना करनी होगी। अब सभी लोगों के खिलाफ बयान बताने के बाद आखिर में मानिक कहता है कि हमें इस सिस्टम को बदलने के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेना होगा, तभी हमारी यंग पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। अब दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद आखिरी फैसला सुनाया जाएगा, ऐसा बताया जाता है। और कहानी के एंडिंग में जज साहब फैसला करते हैं कि इस केस में शामिल सभी डिपार्टमेंट के लोग और बाकी के ऑफिसर पर्सनली अपने अपने जगह पर बहुत ही गलत है, इसलिए किसी एक की वजह से ऐसा हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे समाज में बहुत ही बुरी व्यवस्था चल रही है और इसे पूरी तरीके से बदलने के लिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा। फिलहाल इस केस का फैसला रोक दिया जाता है। अब जब बाहर खड़ी जनता को ये फैसला पता चलता है तो जनता बाहर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने वाली थी, लेकिन मानिक और अरुण वहां पर आकर उन लोगों को समझाते हैं कि ये लड़ाई अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, हमें आगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, कैसे भी करके हमें सिस्टम को चेंज करना ही होगा। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।